तो चलिए आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। हमारे सूत्र हमें ले जाते हैं मुंबई के पास सिगलिंड हाइट्स, एक एक बहुत ही पॉश कोस्टल इलाका। और यहाँ एक आलीशान एकदम मॉडर्न पेंट हाउस में रहता है 12 साल का एक लड़का, वियान, ज्यादातर अकेला। अब सोचिए, इस हाईटेक घर में एक पुरानी घिसी हुई लकड़ी की रॉकिंग चेयर रखी है। ये उसकी दादी की दी हुई है और मतलब उस घर में बिल्कुल फिट नहीं होती। हाँ, और यही वो चीज है जो इस कहानी को सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रहने देती। ये एक्चुअली किसी भूत के बारे में है ही नहीं, ये अकेलेपन के बारे में है। और इस बारे में कि क्या किसी जगह का अतीत कभी हमारा पीछा छोड़ता है। मतलब सवाल ये है कि जब आप एक नई चमचमाती दुनिया बनाते हैं तो क्या पुरानी त्रासदियों की परछाई वो मिट जाती है या बस कहीं छिप जाती है। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत भी इसी कुर्सी से होती है। एक रात वियान देखता है कि वो कुर्सी अपने आप बहुत धीरे धीरे हिल रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब बात होती है। वियान डरता नहीं बल्कि मुस्कुरा देता है। और फिर अगली रात उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, अकेले खेल रहे हो? ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब एक बच्चा ऐसी घटना से डरने के बजाय खुश हो रहा है। ये एक दिलचस्प सवाल है। मेरे हिसाब से ये एक क्लासिक केस है जहां जरूरत डर पर हावी हो जाती है। वियान का अकेलापन वो इतना गहरा है कि वो किसी भी तरह की संगत के लिए तरस रहा है, चाहे वो अदृश्य ही क्यों ना हो। उसने अपने मन में एक, आप कह सकती हैं, एक साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट बना लिया है जहां उसे खतरा नहीं दिख रहा, सिर्फ एक दोस्त नजर आ रहा है। और जल्दी उस आवाज को एक नाम भी मिल जाता है, अद्विक। दोनों में बातें होती हैं, कहानियां शेयर होती हैं, लेकिन फिर ये दोस्ती एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह लगी कि व्यान कागज पर जो स्माइली बनाता वो खुद ब खुद एक डरावनी मुस्कान में बदल जाती। हाँ, और जब भी व्यान उसे बाय कहता तो वो रॉकिंग चेयर गुस्से में तेजी से हिलने लगती। बिल्कुल। और ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। इसे अधूरे दुख का प्रक्षेपण कह सकते हैं। मतलब अद्विक का गुस्सा असल में व्यान पर नहीं, वो अपनी किस्मत पर है। वो व्यान से दोस्ती नहीं चाहता, वो व्यान के जरिए अपना अधूरा जीवन वापस चाहता है। सच कहूं तो ये सीन मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। एक बच्चे का भोलापन जब अधिकार जताने वाले गुस्से में बदलता है तो वो किसी भी भूत से ज्यादा डरावना होता है। और फिर वो रात आती है जब सब कुछ सामने आ जाता है। हा? बिल्डिंग में पावर कट होता है और व्यान बाथरूम के शीशे में अपने पीछे एक लड़के को खड़ा देखता है, पूरी तरह भीगा हुआ, खाली आंखों वाला। और वो परछाई कहती है, मैं इस घर में डूबकर मरा था, तुम मेरे दोस्त हो, तुम जा नहीं सकते। वीरान डर कर भागता है और देखता है कि वो रॉकिंग चेयर अपनी पूरी रफ्तार से हिल रही है, जैसे कोई तांडव कर रही हो। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो यहाँ शीशा सिर्फ एक शीशा नहीं है, वो अतीत का एक दरवाजा बन गया है। और जो कुर्सी अब तक सिर्फ एक माध्यम थी, वो अब उस दर्द का केंद्र बन गई है। पैरासाइकोलॉजी में कुछ थियरीज होती हैं, जैसे स्टोन टेप थियरी। हाँ, जो कहती हैं कि किसी जगह या चीज में मजबूत भावनाएं, खासकर दर्द या त्रासदी, वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। लगता है वो कुर्सी अद्विक के दर्द का एक ऐसा ही रिकॉर्डर बन गई थी। और ठीक उसी वक्त व्यान के माता पिता लौट आते हैं। हाँ, और उनके दरवाजा खुलते ही जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। सब नॉर्मल। हाँ, परछाई गायब, कुर्सी शांत। बाद में बिल्डिंग का पुराना सिक्योरिटी गार्ड असली कहानी बताता है कि पिछले मालिकों का बेटा अद्विक बालकनी में उसी रॉकिंग चेयर के पास खेलते हुए गिरकर मर गया था। तो ये सब कुछ उस एक कुर्सी से जुड़ा था। उसके माता पिता का आना एक तरह से उस माहौल को रीसेट कर देता है। उनकी मौजूदगी उस अकेलेपन को तोड़ देती है जिस पर अद्विक की परछाई पल रही थी। कहानी का अंत शायद सबसे ज्यादा याद रहने वाला है। जब मूवर्स उस रॉकिंग चेयर को घर से निकाल रहे थे तो वो कुर्सी आखिरी बार बहुत धीरे से अपने आप हिली। हमारे सूत्रों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है ना। हम हमेशा सोचते हैं कि हम पुरानी जगहों पर नई इमारतें बनाकर, नया इंटीरियर लगाकर अतीत को मिटा सकते हैं, पर क्या वाकई ऐसा होता है? या अतीत की कोई कहानी, किसी की याद बस खामोशी से वही रह जाती है, किसी दूसरे अकेले इंसान के सुनने का इंतजार करते हुए।